हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर विद प्रत्यक्षा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारा चैप्टर का क्योंकि नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो कोई भी रिएक्शन होती है तो वो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है जैसे अगर ए से बी कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, ए से बी अगर कोई चीज़ बन रही है तो इसी डायरेक्शन में अगर वो चीज़ बन रही है तो दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में अगर कोई चीज़ बन रही है तो दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। बट अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें बी टू ए कोई चीज़ बन रही है तो दैट इज़ कि ये जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज़ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। मतलब जितना बी बनता है ए से उतना ही ए बन जाता है बी से। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह पर अटेन करा जाता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट से ए से बी बन रहा है उसी रेट से बी टू ए चीज़ें बनने लगें। ठीक है, तो इसका मतलब नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो गया। नेट रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ये चीज़ समझने की बात है कि अगर ए से चीज़ बी बन रही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड के इक्वल होने के लिए बी टू ए वाली रिएक्शन भी पॉसिबल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए कि अगर हम इससे ये बना सकते हैं तो बी से वापस हम ए भी बना सकें। ठीक है, बी से वापस हम ए भी बना सकें। तो इक्विलिब्रियम हमेशा उन्हीं रिएक्शंस में अटेन किया जा सकता है जो रिएक्शंस क्या होंगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शन में चूँकि वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, सिर्फ ए से बी प्रोडक्ट बनता है, इसलिए नो इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल। ठीक है, प्लस इक्विलिब्रियम जो है ना वो आपका ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है, वो क्लोज कंटेनर में पॉसिबल होगा। ठीक है, ओपन कंटेनर में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एक रिएक्शन देखो, आपने कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया, पर क्या हो गया कि अगर ओपन कंटेनर होगा तो जो आपकी CO2 गैस है ये तो उड़ जाएगी। तो क्या होगा कि आपके पास वो रिएक्टेंट ही नहीं वो प्रोडक्ट ही नहीं बचा जो वापस से क्या बना ले, CaCO3 बना ले। ठीक है, तो मतलब वो रिएक्शन वापस रिवर्स हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि आपके पास ये CO2 तो बचा ही नहीं, आपके पास सिर्फ CaO बचा अगर आपने ओपन कंटेनर लिया है। बट अगर आपने क्लोज कंटेनर लिया है तो क्या होगा कि आपके पास CO2 भी बचा रह जाएगा, जिससे कि आप बैकवर्ड रिएक्शन भी करा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये भी हम पढ़ते हैं। इसलिए डायनेमिक कहा जाता है कि जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ अकर हो रही है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में अकर हो रही है, इसलिए हम इसको डायनेमिक कहते हैं। इक्विलिब्रियम को ऐसे डिनोट करते हैं, एक मिनट, इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बट इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे और इक्विलिब्रियम को ऐसे, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है डिनोशन को लेकर कि कैसे डिनोट करा जाता है। अब जो हम बात करते हैं ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना फॉरवर्ड का अमाउंट है, जितना फॉरवर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी उसमें, उतना ही बैकवर्ड का भी कॉन्सेंट्रेशन हो। इसका मतलब ये नहीं है। तो हम समझते हैं कि इसका असली में मतलब है क्या। तो सपोज अगर हमने इनिशियली जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, एक मिनट, टाइम इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया,
हमारे पास सपोज रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 200 ml 200 मोलारिटी उसकी 200 थी, 200 m थी, और चूँकि प्रोडक्ट बना नहीं था उस समय तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था। सपोज टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में क्या हुआ कि 160 हो गया ये, और ये 40 हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट मिनट में क्या हो गया, ये घट गया और ये और बढ़ गया, ठीक है। 1 मिनट बाद और क्या हुआ, ये घट गया, ये बढ़ गया। फिर 3 मिनट बाद क्या हुआ, ये घट गया, ये बढ़ गया, ठीक है। अब 11 मिनट में क्या हुआ कि ये 109 हुआ और ये 91 हुआ, ठीक है। पर 12वें मिनट पे क्या हुआ, देखो 12वें मिनट पे क्या हुआ कि ये देखो होता क्या जा रहा था, ये -10 हुआ, ये वाली चीज़ -10 हुई और ये +10 हो गई। देखो इधर से 200 था, ये 0 था, तो ये -40 हुई। 1 मिनट, ट्रेंड देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा था। हो ये रहा था कि ये -40 हुआ तो ये +40 हो गया, ये -10, ये +10, ये -10 फिर से, ये फिर से +10, ये -30 तो ये +30, फिर ये -1 तो ये +1, ठीक है। अब क्या हुआ, ये -2 तो हुआ, ठीक है, और ये +2 भी हुआ, बट उसी समय पे ये फिर ये -2 हो गया और ये +2 हो गया। तो वही हुआ ना कि अभी तक ये माइनस हो रहा था, अभी तक ये माइनस हो रहा था और ये प्लस हो रहा था, बट अब क्या होने लगा, अब जो आपका प्रोडक्ट है वो माइनस होने लगा और ये प्लस होने लगा, और सेम रेट से होने लगा, कि सेम रेट से होने लगा। तो जितना क्या हो रहा है, जितना इससे माइनस हो रहा है, जितना आपके रिएक्टेंट से माइनस हो रहा है उतना उस पर प्लस हो जा रहा है, और जितना इससे प्लस हो रहा है उतना उसमें माइनस हो जा रहा है। मतलब जितना आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, तो देखिए टाइम तो बीतता चला जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए, ये 91 है, ये 109 है, ठीक है। बट क्या होता है कि जितना जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है। और एक चीज़ इधर छूट गई थी हमारी कि इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, अपने आप अकर होता है, और एट इक्विलिब्रियम जो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है ना वो मिनिमम होती है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं, ठीक है, कैसे देखकर पता चल जाएगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पे जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, कलर, डेंसिटी, ये सब कांस्टेंट हो जाता है। हमने देखा ही था कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, जितना ऐड हो रहा है उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहा, पर जितना चेंज हो रहा है उतना ही वो चेंज नलिफाई भी हो जाता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि जो हमारा डेल्टा जी है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो 0 हो जाता है, तो उसी हिसाब से ये वाला जो हमारा रिलेशन है वो आ जाता है। ये भी अभी याद कर लें या लिख लें सिर्फ अपने नोट्स में, हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप बट अकर्स एट सेम रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है, रुकती नहीं है, पर जितनी आगे बढ़ रही है उतनी पीछे वापस चली आ रही है। ऐसी कि जैसे आप ए से बी चल रहे हैं पर उतना ही बी से ए वापस आ जा रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि आप आर से पी मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, पर उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस चेंज हो जा रहा है, तो आपका नेट जो रिएक्शन है वो 0 ही रह रही है, ठीक है। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इट रिमेन्स 0, ठीक है, इट रिमेन्स 0। रिएक्शन मिक्सचर विल हैव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट, नोन एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये भी सही बात है कि इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा, मतलब उसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी और प्रोडक्ट की भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि इस समय पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, पर
ऐसा नहीं हुआ कि ये ज़ीरो की स्टार्टिंग में ज़ीरो था तो इक्विलिब्रियम पे ये ज़ीरो हो गया हो, ये 200 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही, आपके रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा, आपका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उस मिक्सचर को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो कि यहाँ पर 200 थी तो यहाँ पर 100 हो, यहाँ पर 100 हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक ऐसा ना हो कि यहाँ पर जब ये 100 m था और जब ये 100 m था, तो ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। देखो, ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जब ये 200 थी और ये 0 था तो इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब ये भी रिएक्टेंट भी आपका 100 m हो जाए और प्रोडक्ट भी आपका 100 m हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर एट द सेम टाइम ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जब ये 100 हो रिएक्टेंट आपका और जब प्रोडक्ट आपका 100 हो तब इक्विलिब्रियम अटेन हो ही नहीं सकती, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, ठीक है। अब हम कुछ ग्राफ्स अगर देख लें इक्विलिब्रियम के, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, देखो जो हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। ये तो हमने इधर भी देखा कि रिएक्टेंट की हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, घटती जा रही है, और प्रोडक्ट की हमारी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, ये हमने देखा। तो ये ग्राफ तब बनेगा जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, प्रोडक्ट का वो कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्टेंट का वो कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे है उससे ज़्यादा होगा। क्या मतलब, ये देखो इक्विलिब्रियम पे, देखो फिर से समझो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा और एक समय बाद कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और एक समय बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का ज़्यादा है इन कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम वाले टाइम पर जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है। ये तो पता है ना कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करते हैं, ठीक है, ये पता होगा, अगर ना नहीं पता है तो ध्यान रखें। वो स्टेज देखो फिर से, ये वो स्टेज है, कौन सी स्टेज अभी बताऊंगी, पर इसमें देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा फिर कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पर फिर कांस्टेंट हो गया। बट जब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद ये कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, उतने ही रहते हैं। पर जब इक्विलिब्रियम आ गया उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के वो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा ही रहा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाला जब मैंने बताया जब दोनों ही 100 हो जाएं, ठीक है, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 200 से घटा और 100 पे कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का 0 से बढ़ा और 100 पे कांस्टेंट हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, ये वो वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं, ये वाले ग्राफ ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या है कि पहले जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम पे आपकी इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे आपकी इक्वल हो जानी चाहिए। पर अब ये जैसे ये वाला ग्राफ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी ऐसे आई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे आई, पर ये कभी भी मिल नहीं रही है, राइट। ये एक पॉइंट पे भले ही मिली हो बट ये इक्वल होनी चाहिए हमेशा, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के बाद ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आया उसके बाद ये हमेशा ही इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया फिर ये इक्विलिब्रियम पे मतलब ये फिर मतलब एक पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम अटेन हुआ फिर ये इधर चली गई फिर ये इधर चली गई, दैट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर नो इक्विलिब्रियम इज़ पॉसिबल, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है, ठीक। अब हम इक्विलिब्रियम के दो टाइप पढ़ लें, होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। Homogeneous equilibrium is the equilibrium achieved in the system in which reactant and product are in same phase या only in one phase। मतलब
आपका रिएक्टेंट जो था वो भी गैसेस फेज में था, जो प्रोडक्ट बना वो भी गैसेस फेज में। होमो मीन्स सेम, ठीक है। तो आपका जो फेज है वो पूरी रिएक्शन में सेम ही रहा, मतलब गैसियस फेज ही रहा, ठीक है, एक ही फेज रहा या सेम फेज रहा। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका फेज चेंज होगा रिएक्शन के समय। जैसे आपका यहाँ पर सॉलिड था, पर यहाँ पर क्या हो गया, गैस बन गया, मतलब आपका रिएक्टेंट सॉलिड था पर जो आपका प्रोडक्ट बना वो गैस हो गया, ठीक है। इसमें देखो आपका जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड था पर जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, आपका गैस बन गया। तो क्या हुआ, पूरी रिएक्शन के समय आपका फेस चेंज हुआ। क्या हुआ, फेस चेंज हुआ। तो हेट्रो मीन्स अदर, ठीक है, हेट्रो मीन्स अदर। तो एक से ज़्यादा भी फेज हो गया, मतलब ये सॉलिड किसी और फेज में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम के और भी 3 टाइप पढ़ सकते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा जो किसी फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज में अटेन हुआ हो, ठीक है। जैसे कि आपका पानी सॉलिड से पानी लिक्विड बन रहा था, आइस क्यूब पानी, पर एक समय ऐसा आया कि आपका जितना आइस क्यूब मेल्ट होकर पानी बन रही थी उतना ही पानी फ्रीज होकर फिर आइस बन जा रहा था। कितना अच्छा वो है ना कि ऐसा समय जब आपका देखो आइस मेल्ट होकर पानी बन रही है, उसी समय जो आपका पानी है वो मेल्ट होकर आइस बना ले रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, किसी फिजिकल चेंज में इक्विलिब्रियम अटेन कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम, किसी केमिकल चेंज में इक्विलिब्रियम अटेन कर लेना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बनता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। आयनिक इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व्स आयनिक स्पीशीज़, ठीक है। जैसे कि H2 आपका डिसोशिएट हो गया H प्लस और OH माइनस में, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम बन गया कि जितना पानी टूटकर H प्लस और OH माइनस दे रहा है उतने ही H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, तो पहला होता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, एक मिनट, ठीक है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उतना ही लिक्विड से आपका सॉलिड बन जा रहा है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सॉलिड, एक मिनट, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड से लिक्विड वाले प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस वाले को हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। गैस से लिक्विड वाले को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, और लिक्विड से हम सॉलिड वाले को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अटेन होने का क्या मतलब है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है कि जितना फ्यूजन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। देखो, सॉलिड लिक्विड, जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा है उतना ही लिक्विड से आपका सॉलिड बन जा रहा है। जितना फ्यूजन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जिस रेट से ये भी नहीं जितना फ्यूजन उतना क्रिस्टलाइजेशन नहीं, जिस रेट से फ्यूजन हो रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। जितना सॉलिड का फ्यूजन हो रहा है लिक्विड में उतना ही लिक्विड का क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है सॉलिड में। और इस पॉइंट पर आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी ये दोनों मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होते हैं, ठीक है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड, कैसे डिफाइन है कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस, and it is also known as melting point or freezing point. It is also known as melting point or freezing point, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ते हैं, एक मिनट, चलो, दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस में भी क्या, देखो, लिक्विड एंड देन गैस,
लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो जितना आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए, जितना ये वेपराइज होकर जी में कन्वर्ट हो रहा है, जितना पानी, एग्जाम्पल के तौर पे जितना पानी आपका वेपराइज होकर वाटर वेपर बना रहा है, उतने ही वाटर वेपर कंडेंस होकर फिर पानी बना ले रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैसियस फेज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड फेज। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपका बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पर आपका क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। So boiling point is the temperature at which liquid gas equilibrium exists and it is also known as boiling point, ठीक है, it is also known as boiling point। solid gas equilibrium, solid gas देखो, solid से गैस, गैस, solid से गैस का मतलब होता है सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं, डी सब्लिमेशन कह सकते हैं, ए सब्लिमेशन कह सकते हैं, या सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। तो जितना आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ, उतना ही आपका गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डी सब्लिमेशन, या रेट ऑफ ए सब्लिमेशन, या रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ गैसियस फेज, ठीक है, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ गैसियस फेज। अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम ये पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हमारा सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। जैसे देखो, जब हम चीनी घोलते हैं पानी में, तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि चीनी नहीं घुलती है। तो वो सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि वो घुल नहीं रही है, पर बात ये है कि जितनी पानी में घुल रही है ना, उतनी ये पानी से वापस क्या हो जा रही है, क्रिस्टलाइज हो जा रही है, ठीक है। जितना जितना वो उसमें डिज़ोल्व हो रही है, जितनी शुगर पानी में डिज़ोल्व होती है, उतनी ही शुगर पानी से वापस से क्रिस्टलाइज हो जाती है, ठीक है, वापस से वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो यही होता है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या है कि सॉलिड सॉल्यूट डाला, लिक्विड सॉल्वेंट डाला, तो हमारा सोल्यूशन बना, ठीक है। उसमें क्या है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब जितना डिज़ोल्व हो रहा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो आपका शरबत है, उसमें आप जितना शुगर ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि शुगर ऐड होना बंद हो जाता है, बल्कि होता क्या है, जितना शुगर ऐड हो रहा है ना, उतना ही शुगर क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल आ रहा है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। नो इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। वही बात है ना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि ये जितना हम घोल रहे हैं उतना ही वापस आ जा रहा है। तो सैचुरेशन का मतलब हम फर्दर उसको घोल नहीं पाते। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें तो यही दिखेगा ना कि हम चीनी को फर्दर घोल नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, सैचुरेट हो गया है। हम तो यही देखेंगे, हमें थोड़ी पता चलेगा कि जितना शुगर पानी में डिज़ोल्व हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइज हो जा रहा है। ये तो केमिस्ट्री में हमें पता चलेगा ना कि बेसिकली हो क्या रहा है, बट हम ऊपर से देखेंगे तो हमें तो यही लगेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। तो जो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ऐसे केस में, वो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड में पॉसिबल है। क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। हम क्या करेंगे, ये इसमें सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में घुलकर सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। तो पर बैकवर्ड तो उसमें रिएक्शन हो नहीं रही है, क्योंकि सोल्यूशन तो बनता चला जा रहा है ना। आई होप आप समझे होंगे। और जो नेक्स्ट है हमारा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो ये होता है कि जब हमारा गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में मिल रहा है और सोल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो हेनरी लॉ में हमने पढ़ाई है कि गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये वही है कि मतलब इसमें भी जब इक्विलिब्रियम हो जाए कि जितनी गैस डिज़ोल्व हो रही है सॉल्वेंट में,
उतनी ही वापस आने लगे, ठीक है, उतनी ही गैस क्या हो जाए आपकी इवॉल्व होने लगे, ठीक है, उस उतनी ही गैस आपकी फर्दर इवॉल्व होने लगी, ठीक है, जितनी हमने घोली उतनी इवॉल्व हो गई। इसी को हम ना आउट पासिंग या स्ट्रिपिंग ऑफ गैस भी कहते हैं, कि मतलब गैस जो है वो सोल्यूशन से ही आउट पास हो जाए, वो ही निकल जाए, है ना, तो इसको हम स्ट्रिपिंग ऑफ गैस या आउट पासिंग ऑफ गैस भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। शायद लास्ट थैंक यू वाली स्लाइड हम लगाना भूल गए। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।